अमेरिका क्या इसराइल फलस्तीन का मुद्दा हल कर सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधे किसी युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाना कोई आम बात नहीं है। लेकिन इसराइल में हमास के हमले में 1400 इसराइली और अन्य विदेशी नागरिकों की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल पहुंचे। इस दौरे पर उन्होंने अमेरिका की इसराइल के प्रति दशकों से चली आ रही प्रतिबद्धता को फिर जाहिर करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति बाइडेन की इसराइल यात्रा से पहले और बाद में भी कई वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिक और रक्षा अधिकारियों ने इसराइल का दौरा करके दोनों देशों के बीच एकता का स्पष्ट संकेत दिया था। मगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के समर्थन के बावजूद इसराइल के खिलाफ हमास के हमले को टाला नहीं जा सका। कई दशकों से अमेरिका के नेतृत्व में टू नेशन थ्योरी, यानी इसराइल के साथ एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र के गठन को अंजाम देने के लिए हो रहे कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। इसका उद्देश्य था कि मध्य पूर्व की समस्या का हल निकालने के लिए इसराइली और फलस्तीनियों के लिए दो अलग देश हों। मगर कोई हल नहीं निकल पाया। संकट में कूटनीति। न्यूयॉर्क टाइम्स के वॉशिंगटन संवाददाता डेविड सेंगर का मानना है कि जो बाइडेन की इसराइल यात्रा की 3 वजहें थीं। पहली वजह थी सार्वजनिक तौर पर यह संदेश देना कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और स्पष्ट करना कि यह एक आतंकवादी हमला है जिसने इसराइल को वैसे ही झकझोर दिया है जिस प्रकार 9/11 के हमले ने अमेरिका को झकझोर दिया था। दूसरी वजह ये कि वो बिन्यामिन नेतन्याहू को ये समझाना चाहते थे कि दुनिया में युद्ध को लेकर धारणाएं बदल चुकी हैं। साथ ही उन्हें गजा के उन फलस्तीनी निवासियों के मुश्किल हालात के बारे में भी याद दिलाना चाहते थे जो गजा से बाहर नहीं जा पाए हैं। यानी इसका उद्देश्य इसराइल को संयम बरतने और गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा न डालने के लिए राजी करना और किसी भी सैनिक कार्यवाही में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करना था। डेविड सेंगर ने कहा, वो चाहते थे कि एक त्रासदी की प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी त्रासदी न पैदा हो जाए। वो विस्तार से इस बात पर बात करना चाहते थे कि हमास का खात्मा करना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसा हमला दोबारा न हो। लेकिन जो निरपराध फलस्तीनी हमास का समर्थन नहीं करते उन्हें सैनिक कार्यवाही के परिणामों से बचाना भी जरूरी है। और ये दोनों उद्देश्य कैसे पूरे किए जाएं? मगर यह एक ऐसा सवाल है जिसका पेचीदा और लगातार बदलती स्थिति में कोई भी आसानी से जवाब नहीं दे सकता। जहां एक और भारी संख्या में इसराइली लोग हताहत हुए हैं, वहीं गजा में हमास द्वारा नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद से 8,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। आशंका है कि यह संघर्ष गजा और इसराइल के परे भी फैल सकता है। इसीलिए अमेरिका ने क्षेत्र में अपने विमान वाहक युद्धपोत भेज दिए हैं और कई सैनिक दस्तों को तैनाती के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। डेविड सेंगर ने बताया, अमेरिका ने क्षेत्र में विमान वाहक यूएसएस जेरल्ड फोर्ड और यूएसएस ड्वाइट आइसेनहोवर युद्धनौक समूहों को तैनात कर दिया है ताकि क्षेत्र की दूसरी ताकतों को युद्ध में कूदने से रोका जा सके। और अगर क्षेत्र में दूसरा मोर्चा खुलता है तो ये नौकाएं जवाबी हमला कर सकती हैं। बाइडेन सरकार को आशंका है कि अगर इस्राएली सेना गजा में उलझ जाए तब लेबनान स्थित चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ हमले शुरू कर सकता है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। पिछले कई सालों में 2 अलग राष्ट्रों की स्थापना से हटकर अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध सामान्य करने पर ध्यान दिया। उसकी सोच थी कि अगर सऊदी अरब इसराइल को मान्यता देता है तो इसराइल को स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र के गठन की ओर कदम उठाने के लिए राजी किया जा सकता है। बहरहाल ये दोनों उद्देश्य हासिल नहीं हो पाए हैं और फिलहाल मध्य पूर्व संकट में अमेरिका के शामिल होने को लेकर राय इसलिए बनती हुई है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि अमेरिका दूर देशों में लड़े जा रहे एक और युद्ध में शामिल हो। इसी विषय पर राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल में राष्ट्र को संबोधित किया था। डेविड सेंगर का कहना है, ओवल ऑफिस से दिए गए भाषण में राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को आज़ाद रखने और इसराइल की सुरक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि इन लड़ाइयों में जहां रूस एक देश है और हमास एक आतंकवादी गुट है, मगर दोनों ही लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने में विश्व का नेतृत्व करना बाइडेन सरकार की कूटनीति का अहम हिस्सा है, मगर सवाल है कि क्या अमेरिका अपने बल पर यह कर पाएगा। जहां तक इसराइल का संबंध है, अमेरिका के दोनों दल इसराइल को समर्थन देते रहने के पक्ष में हैं। अमेरिका और इसराइल के विशेष संबंध। अमेरिका और इसराइल के संबंधों की गहराई को समझने के लिए हमने बात की स्टीवन कुक से, जो नीति निर्धारण संबंधी एक थिंक टैंक मिडल ईस्टर्न स्टडीज एट द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। उनकी राय है कि अमेरिका में लोगों की इसराइल के साथ घनिष्ठता सांस्कृतिक और धार्मिक बुनियाद पर बनी है। वो कहते हैं कि अमेरिका में शुरुआत से ही प्रोटेस्टेंट मिशनरी यहूदियों की मातृभूमि की धारणा में विश्वास रखते थे। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के 3 साल बाद उनका ये सपना साकार हो गया।
अरब राष्ट्रों के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने यहूदियों को फलस्तीन में मातृभूमि देने का फैसला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन पहले विदेशी नेता थे जिन्होंने मई 1948 में नवगठित राष्ट्र इस्राइल को मान्यता दी। राष्ट्रपति ट्रूमन के लिए यह इंसाफ का मामला था। उन्होंने कई शरणार्थी कैंपों को दौरा किया था और देखा था कि यहूदियों ने क्या झेला है। वो खुद भी प्रोटेस्टेंट थे और प्रोटेस्टेंट चर्च यहूदी राष्ट्र का समर्थन करता है। जब विश्व में वर्चस्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ में खींचतान चल रही थी, तब अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में इस्राइल एक अच्छा सहयोगी बन गया था। इसे अमेरिका में पसंद भी किया जा रहा था। कई राज्यों में यहूदी बड़ी संख्या में थे और समृद्ध हो रहे थे। यहूदी समुदाय चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। वहीं सोवियत संघ समर्थित कई अरब देशों ने इस्राइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रूमन के कई सलाहकार विदेश नीति में इस्राइल और अरब देशों के बीच संतुलन चाहते थे। बाद में राष्ट्रपति आइज़नहावर की सरकार ने भी यह संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। इस दौरान अमेरिका ने इस्राइल को आर्थिक और सैनिक सहायता देना जारी रखा। मगर 1960 में जॉन एफ कैनेडी के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और इस्राइल के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल पहली बार राष्ट्रपति कैनेडी ने ही अमेरिका और इस्राइल संबंध को परिभाषित करते हुए उसे विशेष संबंध करार दिया था। साथ ही इस नीति के जरिए अमेरिका इस्राइल की फ्रांस की सहायता से परमाणु हथियार बनाने की आकांक्षा पर भी नजर रखना चाहता था। स्टीवन कुक कहते हैं कि इस्राइल को जो चाहिए था वो मिल गया। वो अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध कायम करने में कामयाब हो गया। 1963 में राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या हो गई। उनके बाद सत्ता में आए राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने इस्राइल के साथ संबंध अधिक प्रगाढ़ करना शुरू किया। इस्राइल के लिए यह परिवर्तन सही समय पर आया। 1967 में इस्राइल और पड़ोसी अरब देश सीरिया, मिस्र और जॉर्डन के बीच 6 दिन तक चले युद्ध में इस्राइल ने जीत हासिल की। इतना ही नहीं बल्कि इस्राइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। आपको पता होगा यरूशलेम में वो धार्मिक स्थल है जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए पाक है। इस्राइल ने पश्चिम तट जो पहले जॉर्डन का हिस्सा था उसे भी हथिया लिया। साथ ही उसने मिस्र को गजा पट्टी से खदेड़ दिया, जिसके चलते वहां के हजारों फलस्तीनी लोग इस्राएली प्रशासन के अधीन हो गए। स्टीवन कुक मानते हैं कि जिस प्रकार इस्राइल ने आसानी से सोवियत संघ समर्थित अरब देशों को रणभूमि में हराया, उसके बाद ये सोचा जाने लगा कि इस्राइल इस क्षेत्र में काफी काम आ सकता है। जहां अरब इस्राइल युद्ध के बाद इस्राइल और अमेरिका और नजदीक आ गए, वहीं फलस्तीनियों में इस्राइल के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया और दुनिया के एक सबसे लंबे संघर्ष में हिंसा और कूटनीतिक दांव पेंचों का नया अध्याय शुरू हुआ। जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ जॉर्डन की राजधानी अम्मान में शनिवार को हुई बैठक के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इस बैठक में पीएलओ की कार्यकारी समिति के महासचिव हुसैन अल शेख भी शामिल हुए। शांति की तलाश। अमेरिका स्थित थिंक टैंक स्टिमसन सेंटर की वरिष्ठ शोधकर्ता एमा रैशेफर्ड की राय है कि इस्राइल और अरब देशों के बीच पिछले दशकों में कई लड़ाइयां हुई, लेकिन 1967 और 1973 के युद्ध क्षेत्र का भविष्य निर्धारित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने शांति स्थापित करने लिए क्षेत्र के कई कूटनीतिक दौरे किए और अमेरिका को मध्य पूर्व की कूटनीति में एक बड़े नेता की भूमिका दिलाई। हालांकि अमेरिका साफ तौर पर इस्राइल के समर्थन में था। अमेरिका ने इस्राइल को हथियार दिए और उसके परिणामस्वरूप अरब देशों ने उसे तेल निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद अमेरिका ने इस्राइल और अरब देशों को लेकर अपनी कूटनीति में थोड़ा संतुलन लाया। 1973 का अरब इस्राइल युद्ध समाप्त तो हो गया, लेकिन इससे फलस्तीनियों के जीवन और आकांक्षाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर 5 साल बाद अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों का फल जरूर मिला। अमेरिका ने कैंप डेविड समझौता करवाया, जिसके तहत मिस्र को सिनाई रेगिस्तान की उसकी जमीन वापस मिल गई और बदले में उसने इस्राइल को मान्यता दे दी। एमा रैशेफर्ड का कहना है कि उस समय तक अरब देश इस्राइल के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर रहे थे। ऐसे में मिस्र का फलस्तीनी मुद्दे को नजरअंदाज करके जमीन के बदले इस्राइल को मान्यता देना एक महत्वपूर्ण कदम था। मगर 1979 में ईरान में शाह की सरकार के गिरने के बाद मध्य पूर्व में स्थिति फिर बदल गई। यानी ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका से उसके संबंध खटाई में पड़ गए। एमा रैशेफर्ड कहती हैं कि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी गुट मजबूत हो गए। यह इस्राइल और अमेरिका के लिए चिंता का विषय तो था ही, लेकिन यह मुद्दा आतंकवाद से भी जुड़ गया। 80 के दशक में इस्राइल और अमेरिका लेबनान में सैनिक कार्यवाही में शामिल हो गए। साथ ही फलस्तीन के पश्चिम तट और गजा में इस्राइली कब्जे के खिलाफ विद्रोह यानी इंतिफादा आंदोलन शुरू हुआ।
लेकिन शांति को एक मौका तब मिला जब अमेरिका ने इसराइल और फलस्तीनी संगठन पीलो के बीच सितंबर 1993 में ओस्लो शांति समझौता करवाया, जिसके तहत दो स्वतंत्र राष्ट्र यानी इसराइल के साथ स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना पर सहमति हुई। एमा रैशफर्ड ने बीबीसी को बताया, लेकिन दोनों ही पक्षों ने इस समझौते को लागू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किए। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समझौते के विफल होने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार थे। इस विफलता के बाद 75 साल पुरानी इस समस्या के समाधान के लिए अमेरिका को सफलता नहीं मिली है। भविष्य में कूटनीति की दिशा। मध्य पूर्व में स्थिति और भी बदतर हो गई है और मध्य पूर्व में एक शांतिपूर्ण भविष्य की संभावना धुंधली पड़ती जा रही है। शांति प्रयासों के लिए जर्मनी, फ्रांस, यूके और कई दूसरे देश प्रयास तो कर रहे हैं, मगर हमारे चौथे एक्सपर्ट ब्रायन कटुलिस मानते हैं कि इसमें प्रमुख भूमिका अमेरिका की ही होगी। ब्रायन कटुलिस मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष हैं। ब्रायन कटुलिस ने कहा, ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में इसराइल की सैनिक और आर्थिक क्षमता बहुत बढ़ गई है और इसराइलियों और फलस्तीनियों के बीच असंतुलन बढ़ गया है, मगर क्षेत्र की दूसरी ताकतें जैसे कि ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अपने हितों के लिए आवाज उठाने और प्रभाव बढ़ाने लगे हैं। इस वजह से क्षेत्र में अमेरिका की कूटनीतिक भूमिका को चुनौती मिल रही है। इसी दौरान चीन ने मध्यस्थता करके सऊदी अरब और ईरान के बीच वार्ताएं शुरू करवाईं। ब्रायन कटुलिस का कहना है कि चीन ने क्षेत्र में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी, जिसकी वजह से बाइडेन सरकार मध्य पूर्व में और अधिक सक्रिय हो गई है। ट्रंप प्रशासन के दौरान इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को के बीच संबंध सामान्य हो गए थे। उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बाइडेन सरकार इसराइल और सऊदी अरब के बीच भी संबंध सामान्य करने की कोशिश कर रही है, ताकि ईरान और उसके समर्थन से चलने वाले हिजबुल्लाह की कार्यवाहियों पर अंकुश लगाया जाए और उन्हें गजा में इसराइल के साथ नए संघर्ष में कूदने से रोका जाए। ब्रायन कटुलिस का मानना है कि अमेरिका की कोशिश होगी कि दोबारा ध्यान इसराइल और फलस्तीन की समस्या की ओर केंद्रित किया जाए। ब्रायन कटुलिस ने कहा, पिछले जितने भी समझौते हुए उनमें से किसी में भी फलस्तीन के प्रश्न को हल नहीं किया गया है। ताज़ा संघर्ष में दोनों ही ओर कई लोगों की जानें गई हैं और नुकसान हुआ है। लेकिन इस संकट में आशा की एक हल्की सी किरण ये हो सकती है कि दोबारा रचनात्मक तरीके से फलस्तीन के मुद्दे पर बात हो सकती है और विश्व के नेताओं को याद दिलाया जा सकता है कि एक ऐसा समझौता किया जाए जिसमें फलस्तीन के मूल प्रश्न को हल किया जाए। आइए लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर कि अमेरिकी कूटनीति मध्य पूर्व में क्या हासिल कर सकती है। हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले दशकों में समस्या के समाधान के लिए कुछ समझौते हुए और आशा बंदी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाए और हिंसा के दौर आते रहे। मौजूदा संघर्ष में अमेरिका की कूटनीति दोनों ओर जान माल का नुकसान कम करने और संघर्ष को बढ़ने से रोकने के अलावा खास कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में ऐसा समय आए जब दूरदर्शी नीतियां अपनाई जाएं और एक नई विश्व व्यवस्था बने जिसमें केवल अमेरिका की नहीं बल्कि दूसरे देशों की भी बात सुनी जाए। मगर उन सभी के सामने मध्य पूर्व के इस 75 साल पुराने राजनीतिक विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने की चुनौती होगी।